अक्सर नेजल पॉलिप्स के मरीज मेरे क्लिनिक में आते हैं। इन लोगों ने 2 से 3 टाइम नेजल पॉलिप्स की सर्जरी करवाई होती है, लेकिन फिर से नेजल पॉलिप्स की समस्या उभर आती है। लेकिन क्यों? क्या इसे सर्जरी के बाद भी खत्म नहीं किया जा सकता? यही सवाल पेशेंट को दिनों रात परेशान करता है। इसलिए आज मैं नेजल पॉलिप्स पर डिस्कस करने वाला हूँ और बताऊंगा कि ये नेजल पॉलिप्स क्यों मॉडर्न मेडिसिन से फिनिश नहीं हो पाता और ऐसे में होम्योपैथी मेडिसिन क्यों और कैसे आपके लिए मददगार साबित होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर हाजिर हूं आपकी हेल्प करने के लिए। मर्ज की दवा लेने से पहले हमारा मर्ज को समझना जरूरी है। तो चलिए पहले बताता हूं कि ये नेजल पॉलिप्स है क्या। नेजल पॉलिप्स में हमारी नाक और साइनस में ग्रोथ हो जाती है। हमारी नाक और साइनस के अंदर एक लाइनिंग होती है जो टाइम टू टाइम कम क्वांटिटी में म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जिससे 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारी लाइनिंग में म्यूकस के कारण ड्राई नहीं रहती और दूसरा हमारे शरीर में एंटर करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को पकड़कर उन्हें मार देती है। यानी ये एक डिफेंस सिस्टम होता है। लेकिन किसी रीजन की वजह से ये जो लाइनिंग, जो मास होता है, वो बढ़ जाता है। उसे ही पॉलिप्स कहते हैं। नाक में होगी तो नेजल पॉलिप्स, वहीं अगर ये साइनस को अफेक्ट करती है तो साइनोसाइटिस की समस्या हो जाती है। नेजल पॉलिप्स की समस्या जन्म लेने के पीछे 2 कारण हैं। पहला है नेजल एलर्जीज और दूसरा है नाक के अंदर, साइनस के अंदर रिपीटेडली इन्फेक्शन होना। एलर्जी ही इन्फेक्शन को ट्रिगर करती है, इसलिए मेन कॉज ऑफ नेजल पॉलिप इज एलर्जीज। लेकिन ये एलर्जी हमारे नाक में पॉलिप्स को कैसे क्रिएट करती है, ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। एलर्जी हमारे नाक के अंदर थोड़ी थोड़ी सूजन करने लगती है और वक्त बढ़ने के साथ हमारी लाइनिंग्स में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे इन्फ्लामेशन, सूजन बढ़ती है, वैसे वैसे लाइनिंग्स ज्यादा म्यूकस बनाने लगती है और लंबे समय तक ध्यान न देने से लाइनिंग्स के अंदर मौजूद टिश्यूज के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। यही चेंजेस ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और मास बढ़ने लगता है। इसी ही हम नेजल पॉलिप्स कहते हैं। लेकिन यह समस्या तभी उत्पन्न होती है जब एलर्जी सालों से और सालों तक बनी रहे, और एलर्जी जब होगी तो आपको म्यूकस ज्यादा बनेगा, छींके आना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं रिकरेंट साइनोसाइटिस जो होता है वो भी एलर्जी से जुड़ा होता है। जी हाँ, एलर्जी से जब नाक में म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लाइनिंग्स में इन्फ्लामेशन होती है, तो ऐसे में साइनस की ओपनिंग बंद होना शुरू हो जाती है, जिससे साइनस के अंदर डिस्चार्ज इकट्ठा हो जाता है और इस तरह फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है। मेनली साइनोसाइटिस एलर्जी के कारण ही डेवलप होता है। नेजल पॉलिप्स में जब लाइनिंग्स में सूजन आती है तो इससे हमारी सांस की नली भी ब्लॉक होने लगती है, जिससे क्या होता है कि नाक बंद बंद सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे नाक में कुछ भरा हुआ या स्टफ है। स्पेशली सोते वक्त नाक ज्यादा बंद रहती है। ये सब चीजें नेजल एलर्जी के कारण ही होती हैं, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन और साइनस की लाइनिंग्स को इंक्रीज करती है। नेजल पॉलिप्स को खत्म करने के लिए अक्सर लोग सर्जरी का रास्ता अपनाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार सर्जरी कराने के बाद भी उन्हें यह समस्या खत्म नहीं हो पाती। लेकिन क्यों? दरअसल सर्जरी में क्या होता है कि एलर्जी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, बस उसकी ग्रोथ को, बढ़े हुए मांस को काटकर हटा दिया जाता है, जिससे यह समस्या फिर से जन्म ले लेती है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर हमने पेड़ काटना है तो हमें पेड़ की शाखाएं नहीं बल्कि उसकी जड़ को बाहर निकाल कर फेंकना होगा, तब जाकर हम पेड़ का खात्मा कर सकते हैं। इसी तरह हमें नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलर्जी पर ध्यान देना होगा। पॉलिप्स बनने के 4 कारण होते हैं। पहला है एलर्जी, दूसरा है इन्फेक्शन, तीसरा है जेनेटिक टेंडेंसी। जी हाँ, अगर आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 4 कारण है अस्थमा। अस्थमा के मरीजों में पॉलिप्स की समस्या अक्सर बन जाती है। लेकिन पहचाने कैसे कि हमें नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, ये सवाल लेकर अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला लक्षण है नाक का बंद होना। अगर आपको नेजल पॉलिप है या डेवलप हो रहा है तो नाक बंद होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, रात को लेटते समय नाक ज्यादा बंद होना, ये नेजल पॉलिप्स का कॉमन सिम्टम है। क्योंकि पॉलिप्स के केस में लाइनिंग म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा करती है, एयरवेज को बंद करने लगती है, इसलिए नाक बंद फील होती है। हमारी नाक की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर एक खास तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी सेल्स कहा जाता है।
ये स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन जब लाइनिंग्स में सूजन हो जाती है, पॉलिप्स डेवलप होते हैं, तो ऑल्फैक्टरी सेल्स स्मेल को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाते, और जब आप स्मेल ठीक से नहीं कर पाए तो समझ जाइए कि ये नाजल पॉलिप का एक सिम्टम है। इसी तरह नाक से ज्यादा म्यूकस रिलीज होना, पोस्ट नेजल ड्रिप यानी गले के अंदर ज्यादा बलगम आना, खांसी उठना। जब बलगम हमारे गले के अंदर लैरिंग्स के अंदर जाकर गिरता है तो ये खांसी को ट्रिगर करता है। इसीलिए बलगम के कारण हमारी नाक बंद बंद सी रहती है, म्यूकस खींचना पड़ता है, गले में खिच सी महसूस होती है, और इन सब रीजन से नेजल पॉलिप्स का जन्म होता है। यानी ये सब नेजल पॉलिप्स के ही सिम्टम्स हैं। दोस्तों, नेजल पॉलिप्स जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी नेजल की जो कैविटी है, एयरवेज ब्लॉक होते हैं, वो कंजेशन कॉज करते हैं, जिससे स्कल के अंदर प्रेशर कॉज होता है। यही वजह है कि हमारे फेशियल पेन और हेडेक का हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरह ये हमारे साइनस को ब्लॉक करने लगता है, जिसके कारण जो म्यूकस होता है, जो साइनसिस के अंदर नॉर्मली ड्रेन हो जाता है, वो नहीं हो पाता, और इसी वजह से साइनसिस के अंदर कंजेक्शन देखने को मिलता है और पेन डेवलप होने लगता है। इसी तरह साइनोसाइटिस का विकसित होना भी एक आम बात है। दरअसल जब ब्लॉकेज होता है तो सिनेप्सिस के अंदर इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, यानी जो डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ होता है उसी वजह से भी हमें फेशियल पेन और हेडेक सहन करना पड़ता है, जो कि नेजल पॉलिप्स का एक कॉमन सिम्टम है। अब जैसे जैसे नेजल डेवलप होते हैं तो वो हमारी नेजल कैविटी के अंदर इरिटेशन को बढ़ावा देते हैं। नेजल पॉलिप से कुछ पेशेंटों को तो छींकें आने लगती हैं, वहीं कुछ मरीजों को ब्लॉकेज बढ़ने से खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस में सबसे पहले तो जेनेटिक हिस्ट्री चेक की जाती है कि कहीं ये प्रॉब्लम आपको अपने पेरेंट्स से तो नहीं हुई है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जो पॉलिप्स होते हैं वो नेजल कैविटी में बाहर ही होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिप्स अंदर हैं या सिनॉप्सिस के अंदर हैं तो ऐसे में नेजल एंडोस्कोपी प्रोसीजर के जरिए ईएनटी डॉक्टर पता करते हैं पॉलिप्स का साइज, लोकेशन कहां पर है। इससे जानने के लिए सीटी स्कैन भी कराना अहम होता है। इस तरह डायग्नोसिस की मदद से हमें पॉलिप्स को तो जान लिया, अब इसे ठीक कैसे और किस तरह करना है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर नेजल पॉलिप्स का परमानेंट इलाज कराना है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे आप सर्जरी से तो बच ही जाएंगे, साथ ही ये रीग्रोथ को भी रोका जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ को पकड़ती हैं, यानी नेजल एलर्जीज पर ज्यादा फोकस करती हैं, जिससे नेजल पॉलिप्स को डेवलप होने से रोक सके और जो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है उसे पहले की तरह खुशहाल बनाया जा सके। इसलिए जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन सजेस्ट करूंगा वो है नंबर 1 लेमना माइनर। मैं इस दवाई को ज्यादातर केसेस में यूज करता हूं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी इफेक्टिव, फास्ट और परफेक्ट मिलते हैं। और सबसे खास बात है कि ये दवा एक दो सिम्टम्स को नहीं बल्कि पॉलिप्स के हर तरह के लक्षणों को कवर कर लेती है, और मैं भी इस दवाई को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। लेकिन होम्योपैथी की कोई सी भी मेडिसिन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बल्कि ये दवाई आपको काफी फायदा पहुंचाएगी। नाक बंद होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, नाक में कुछ जमा हुआ फंसा हुआ फील होना, नाक से म्यूकस रिलीज होना, इन सब की इंडिकेशंस के लिए आप लेमना माइनर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्मेल चली गई है, म्यूकस गले में गिर रहा है, तो भी ये दवा आपका साथ देगी। वहीं अगर लंबे समय से आपको जुकाम, एलर्जी थी जिससे पॉलिप्स डेवलप हुआ है, तो भी आप इसे ले सकते हैं। लेमना माइनर को आप मदर टिंचर में लें। लेमना माइनर क्यू से बड़ी ही आसानी से आपके आसपास के होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगी। इसको आपको 5 से 7 ड्रॉप 1/4 कप पानी में एक बार सुबह और एक बार शाम को पिएं और 1 महीने तक यूज करें। बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, नंबर 2 मेडिसिन है ट्यूक्रम मैरम वेरम। दोस्तों, ट्यूक्रम का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता है कि इसमें एलर्जी के साइन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। पेशेंट को छींके आना, नाक से पानी बहना, नेसल ब्लॉकेज होना, पॉलिप्स होना, ये सब इंडिकेशन ट्यूक्रम मैरम वेरम को इस्तेमाल करने की तरफ इशारा करते हैं। वहीं अगर पॉलिप्स बहुत बड़े बड़े हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। वहीं अक्सर पेशेंट
जिस साइड लेटते हैं उस साइड पॉलिप्स नाजल कैविटी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर ऐसी ही आपके साथ हो रहा है तो ये दवाई आप जरूर लें। आपको ट्यूक्रम मैरम वेरम को 30 पोटेंसी का डाइल्यूशन में इस्तेमाल करना है। इसको आपको दिन में 2 बार ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून में 2 ड्रॉप्स डालकर सुबह पिए और 2 ड्रॉप्स डालकर शाम को पिए। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तीसरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉर्मिका रूफा। दोस्तों, होम्योपैथी में पॉलिप्स को ठीक करने के लिए फॉर्मिका रूफा का भी एक अहम रोल है। ये उस केस में ज्यादा यूज की जाती है जब सर्जरी के बाद पॉलिप्स रीग्रो करने के खतरा रहता है। जो इंडिकेशंस ऊपर बताए थे, इन्हीं सब इंडिकेशंस में आप फॉर्मिका रूफा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिवेंशन रियकरेंस में सबसे ज्यादा यूज होती है। आप इसे 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डालकर सुबह और शाम ले सकते हैं। फॉर्मिका रूफा की आपको 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। चौथी इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी है दोस्तों काली बायोक्रोम। पॉलिप्स के साथ सिस्टाइटिस और साइनोसाइटिस के साथ आपको मिलता है पोस्ट नेजल ड्रिप, तो आपको ऐसी कंडीशन में काली बायोक्रोम ही लेनी है। अगर गले में बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। ये आपकी म्यूकस साइनोसाइटिस की समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगी। और आपको इसको 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को लेनी है। इसकी आप 30 पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आपको जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ नियर बाई होम्योपैथिक फार्मेसी में या ऑनलाइन फार्मेसी में आसानी से मिल जाएंगी। 5वें नंबर की इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्प। अगर किसी पेशेंट को ठंड लगने से जुकाम बढ़ता है और फिर पॉलिप्स हो जाते हैं तो ऐसे में उन्हें ये मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ। यानी कोल्ड के सेंसिटिविटी में ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसे भी आप दिन में 2 बार 1 टेबल स्पून में 2 ड्रॉप्स डालकर ले सकते हैं। इसकी भी आपको 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, 6ठे नंबर की इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, वो है सैंगुइनेरिया कैन। इस मेडिसिन को राइट साइडेड पॉलिप्स के लिए यूज करते हैं जो कि काफी इफेक्टिव है और बाकी दवाइयों की तरह इसे आपने लेना है। 6 नंबर पर इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों सैंगुइनेरिया कैन 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को आपको लेना है। ये राइट साइडेड पॉलिप्स के लिए यूज की जाती है जो कि काफी इफेक्टिव है और बाकी दवाइयों की तरह ही इसे आपने 2 चम्मच पानी में 4 ड्रॉप सुबह और 4 ड्रॉप्स शाम को इस्तेमाल करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली मुलाकात बिना किसी रुकावट के हो सके। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।